हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट। आज के इस प्रोग्राम के अंदर पहला एपिसोड है चूँकि, तो हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजीम इनाम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिकल साइंसेस SMIU यूनिवर्सिटी। कैसे हैं सर? वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा हूँ मैं, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, असल में आपका तारुफ तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि मैंने कहा बात स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारी डायमेंशन बिल्कुल। हैं, तो किस पे बात करें और किस तरह लेके चलें। तो सर, पैटर्न इस तरीके से है कि हम अपनी पॉडकास्ट के अंदर अर्ली लाइफ से स्टार्ट करेंगे, और आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से, आप आज जहाँ पे हैं वो किस तरीके से पहुँचे, इस सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी। तो सर, अपना अर्ली ब्रॉटअप बताइएगा, कहाँ पैदा हुए, कैसा एनवायरनमेंट रहा, चाइल्डहुड, स्कूलिंग। uh, मेरा जो ब्रॉटअप है वो कराची का ही है। और अर्ली स्कूलिंग मेरी जो है वो लोकल विसिनिटी में ही हुई। जो है वो फिर मैंने जो है वो कॉलेज जो है वो भी कराची के अंदर ही जो है वो किया, गवर्नमेंट कॉलेज नाजाबाद से। देन फिर जो है वो मैंने जो है वो एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। वहाँ से फिर बीएससी ऑनर्स जो है वो कंप्लीट किया, एमएससी ऑनर्स किया। देन फिर जो है वो जब कंप्लीशन हो गई बैचलर्स की, तो उसके बाद फिर जो है वो प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट हुआ। जब बैचलर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो होता ये है कि थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है। प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ के दरमियान का एक वो थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला फॉर अप्रोक्सीमेटली एन ईयर। उसके बाद फिर जो है वो मैंने जो है वो सिमर इस्लाम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1 जनवरी 2015 से। एंड देन फिर जो है वो उसके बाद फिर मैंने फर्दर अपनी एजुकेशन को जो है वो बढ़ाया। पहले एमएस अप्लाइड मैथमेटिक्स किया एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। देन फिर एक रियलाइजेशन चेक आया, क्योंकि मेरा जो आप समझ लें कि जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो तो प्योरली मैथमेटिक्स था, लेकिन जो मैं एसएमआई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा था जिन डिपार्टमेंट्स को, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट जो थे वो थे कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के। देन फिर जो है वो मैं ट्रांसफर भी हो गया था फ्रॉम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स से जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एआई एंड मैथमेटिकल साइंसेज में। तो एक मेरे अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई कि क्यों ना फिर हम मैथमेटिक्स को प्योरली अप्लाइड साइड के ऊपर लेके जाएं, जो कि है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देन फिर मैंने जो है वो अगेन जो है वो एक एमएस किया डेटा साइंस के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। और अभी करंटली जो है वो पीएचडी अपने सफर के अंदर है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि एकेडमिक और थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से है, जो कि मैंने अभी तक सफर तय किया। सही। सर, अगर आपका तारुफ करवाना चाहूँ तो लाइक मैं आपसे बात करते हुए एज ए मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन बात कर सकता हूँ, ताकि जो है ना, क्योंकि इन डेप्थ चीज़ें, जाहिर सी बात है कि आप एक एकेडमिक नेचर से आए हैं और माशाल्लाह से आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो आपके साथ जो है जो कन्वर्सेशन होगी वो ज़रा प्योरली एकेडमिक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा बिल्कुल कि बिल्कुल। ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी कि जिसने आपको लाइक मैथमेटिक्स की तरफ आपको परस्यू करने का जो है वो आपने इरादा किया, और किस वजह से आपकी अंदर पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें थी, या आप मैथ्स से लगाव था, क्या वजूहत थी? देखिए, मैथ्स की जो फील्ड है ना वो आपको बाज़ औक़ात अपील कर जाती है, ऐसे अपील करती है कि आपको, यानी वो एक नेचुरल फीलिंग है जो कि शायद जो है वो कुछ लोगों के अंदर आ जाती है, कुछ के अंदर नहीं आती। बहुत सारे लोगों को जो है वो एक खास टाइम के बाद आती है। जब आप जब हम मैथ सॉल्व कर रहे होते थे, स्पेशली इंटरमीडिएट के अंदर और मैट्रिकुलेशन से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे ना मैथ्स थोड़ी कंपैरेटिवली आसान होती है, आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना वो आपके एक्चुअल के अंदर वो टीचर्स करते हैं। जो मुझे कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मैथ्स के अंदर ना जब सॉल्व कर रहे होते थे, तो तुम कोई मुश्किल चीज अगर आप सॉल्व करो ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आपके पास डिफिकल्ट हो, और आप उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को
सक्सेसफुली सॉल्व करना शुरू कर दो तो वो एक अलग ही मजा देती है। तो मैथ्स के अंदर ये टेस्ट है कि आपके पास कुछ ऐसी डिफिकल्ट जो है वो सिचुएशंस आती हैं, ऐसे डिफिकल्ट सिनेरियोज होते हैं जो कि आपको ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं जब आप उनको सॉल्व कर लो। वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, उसने जो है वो आप समझ लो कि मुझे अट्रैक्ट करवाया मैथ्स की तरफ, फर्स्ट जो सबसे पहला स्टेप था। सेकेंडली फिर क्लिक करना चीजें शुरू होगी, यानी वो चीजें जो कि कन्वेंशनली लोगों को नहीं समझ में आती थी, वो जो है वो आपको जब समझ आने लगे तो आप फिर एक अपने आप को एक डिस्टिंक्ट फीलिंग आती है आपके अंदर, अपनी एनवायरनमेंट और अपनी सराउंडिंग्स के अंदर। तो उसने भी एक तरीके से जो है वो आपको, आप समझ लीजिए कि मोटिवेशन आपको एक मिल जाती है कि अब दिस इज द फील्ड दैट आई कैन परस्यू, बिकॉज इट इज मेकिंग मी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल इन माई एनवायरमेंट। तो वो जो आपके पास एक अट्रैक्शन फील्ड होती है, आप उसकी तरफ जाते हैं। सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज था ना मैथ्स के अंदर जाने का या उसके अंदर अट्रैक्शन का, वो ये था कि इसके अंदर ना डायग्राम्स नहीं बनानी पड़ती। जर्नल्स जैसे आप डायग्राम्स बनाते हो, आप बायोलॉजी में जाते हो या आप इवन इंजीनियरिंग के अंदर भी जाते हो, आपको जो है वो डायग्राम्स बनानी है, एंड आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग थिंग्स। तो ये जो चीज थी ना, ये एक एक और फैक्टर था जिसके अंदर जिसने रखा कि नहीं, आपको एक ऐसी फील्ड में रहना है जहाँ पे आपको थिंकिंग करनी है, सोचना है, लॉजिक की बेसिस के ऊपर काम करना है। लेकिन उसके अलावा आपको ना तो कोई ड्राइंग करनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी आपको सोचना पड़ता है, लॉजिक की बुनियाद पे आपको डिसीजन देने पड़ते हैं। मेडिकल तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड इन इटसेल्फ, लेकिन ड्राइंग वगैरह ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर इनिशियली। तो वो चीजों को मैं अवॉइड भी करना चाहता था। सिमिलरली मैं चाहता था कि लॉजिकल भी कोई चीज हो। तो जो सबसे बेस्टेस्ट फील्ड नजर आई वो थी मैथमेटिक्स, जो कि अपील भी कर रही थी, जिसके अंदर मेरा माइंडसेट भी मैच कर रहा था, और मेरे लिए भी आसानी हो गई कि मैं उस फील्ड को जो है वो ज्वाइन कर सकूं। लाइक आप के लिए मैथमेटिक्स कभी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक कि मैथमेटिक्स एज अ, अगर कोर सब्जेक्ट देखा जाए उसमें एक तो प्योर डायमेंशन है, एक अप्लाइड बिल्कुल डायमेंशन है। अब फॉर बिल्कुल द मैथ, फॉर द सेक ऑफ मैथ करने के लिए आपको एक रिगर चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल फिलोसॉफिकल होना चाहिए, आप आइडियाज़ के ऊपर सोचें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को परस्यू करते हैं एकेडमिकली, तो उमूमी तौर के ऊपर उसका एक अप्लाइड और एक प्रैक्टिकल या मॉनिटरी पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। अब बिल्कुल मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको करने के लिए आपको जो रिगर चाहिए, उसके लिए आपको एक जो रिसर्च माइंडसेट है उसके साथ ही आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल उसकी ऐसे। अप्लाइड साइड को भी अगर देखें तो वो भी इतना रिगर रखती है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, सोशल साइंसेस में हो, या अभी आज के दौर के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकली कम से कम ये है कि इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो मैथमेटिक्स और वो जो न्यूरल नेटवर्क्स और वो जो सारे फार्मूलाज और चीज़ें हैं उसके ऊपर बेस करती हैं। तो इन अप्लाइड सेंस भी आपको अगर चीज़ें परस्यू करनी है तो उसके लिए भी एक रिगर चाहिए, ताकि आप चीज़ों की जो बिल्कुल ऐसे। रियलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ग्राउंड अप से चीज़ों को लेके समझें। सर, जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ मूव ऑन आपने किया, तो उस वक्त आपके दिमाग में कोई ऐसे अप्लाइड लाइक सिनेरियो था? मैंने आप के साथ जो ऑफ द टॉप डिस्कशंस हुई उनमें आपने बताया कि आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स की तरफ जो है वो मास्टर्स के अंदर रिसर्च और आपकी जो वर्किंग थी वो उसकी तरफ थी। तो क्या वो चीज़ें बिल्कुल आपके पहले माइंड में थी, या अप्लाइड एरियाज के ऊपर वर्किंग कर करके, या आपने चीज़ें आगे पीछे देखी और आपने समझा कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर मैं मैथमेटिकल मेथड्स और अपना जो टूल किट है मैथमेटिक्स की उसको पिवट करूँ और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू मैथमेटिकल टूल्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, बिल्कुल ऐसे। इकोनॉमिक्स है या कोई भी। अब अप्लाइड बिल्कुल मैथमेटिक्स की खूबसूरत बात मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि आप इसको किसी भी तरफ डायमेंशन दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में बिल्कुल केमिकल या मैकेनिकल में आ जाते हैं या किसी भी फील्ड में आ जाते हैं तो आप एक फील्ड की हदूद में बाउंड हो जाते हैं। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में बिल्कुल शायद ये होता है कि आप उसकी हदूद से बाहर जाकर आप उसके मैथमेटिकल टूल्स को, मैथमेटिकल मेथड्स को ऑल द वे फॉरवर्ड किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और आप, मेरे ख्याल से अगर आपका बिल्कुल रिसर्च एरिया किसी फील्ड में है तो आप पिवट कर सकते हैं, जिस तरह आपने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से आपने मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की तरफ पिवट किया। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि
जब हम ग्रेजुएशन के अंदर थे, यानी अपना, क्योंकि उस वक्त जो है वो, अब तो बीएस होता है वो 16 ईयर्स का, केयू में जो है वो उस वक्त बीएससी ऑनर्स होता था, एक 3 साल का होता था, यानी कंटिन्यूसली हम भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही थी, बट वो स्प्लिट थी। मतलब पहले बीएससी ऑनर्स था, जो कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद 3 साल तक पढ़ते थे, देन फिर आपका एमएससी होता था। और बिल्कुल। एमएससी के अंदर आपके पास दो फील्ड्स थी हमारे पास, एक थी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक थी प्योर मैथमेटिक्स। अच्छा, प्योर, मैंने जो अपना मास्टर्स किया था वो किया था प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। प्योर मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए कि जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इन डेप्थ एनालिसिस है, लॉजिक की बेस पे, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप चीजों को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उनको समझते हैं और उनके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वही प्योर मैथमेटिक्स ग्राउंड बनाती है और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए एवेन्यूज प्रोवाइड करती है, यानी वही कॉन्सेप्ट जो आपने एब्स्ट्रैक्ट वे के अंदर डेवलप किए थे, अब आप क्या करेंगे, अब आप उन्हें जो है वो डिप्लॉय करेंगे किसी भी डोमेन के अंदर जिसके लिए वो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं, तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, एक बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब ये अगर आप बहुत ही कोई इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं बहुत सारे डोमेन्स का, जैसे मैंने अभी अपनी इंक्लिनेशन की डेटा एनालिसिस की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ, तो अगर आप इनको इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर जाएंगे तो ये सब अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बिकॉज इन्हीं की, अप्लाइड मैथमेटिक्स के वही रूल्स, वही फॉर्मूलाज, वही मेथोडोलॉजीज, वही लॉजिकल जो सेंसेस हैं वो आप डिप्लॉय कर रहे होते हो इन डोमेन्स के अंदर। अच्छा, जब मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जब मैंने ज्वाइन करना शुरू किया, तो मेरा कॉन्सेप्ट या मेरी आइडियोलॉजी इस तरह बन गई थी कि आपने प्योर मैथमेटिक्स कर ली, आपका लॉजिकल बैकग्राउंड, आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, उसी लॉजिकल ग्राउंड और उसी जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस को परसू करें, विच इज अ वेरी रिप्यूटेबल फील्ड इन इटसेल्फ। बट आपको एक और ऑप्शन है, वो ये है कि सेकंड फेज में जाइए, अप्लाई कीजिए और फिर उससे लुत्फानंदोज होइए, जो कि आपको अप्लाई करने के बाद प्योर मैथमेटिक्स को मिलता है। तो मैंने वो जो सेकंड फेज था उसको ऊपर उसको अडॉप्ट किया। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंप्यूटेशनली हेल्प करते हैं। जो जो आपका जो फील्ड ऑफ एनालिसिस, यानी जो रिसर्च का डोमेन होता है, वो आपको एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त दिलाता है जब आप ऐसे डोमेन के अंदर या ऐसे टॉपिक पे काम करते हैं जिसके अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर काम हो रहा हो। मतलब आप ऑब्सोलीट काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसी डोमेन में काम करना होता है जहाँ पे आपकी ज्यादा एप्लीकेशन हो और जिसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जब मैंने एमएस अप्लाइड मैथमेटिक्स अपना स्टार्ट किया था, उस वक्त फ्लूइड डायनेमिक्स, स्पेशली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स फुल फ्लो के अंदर था। बहुत बड़े बड़े नाम थे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, अब तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े नाम हो गए, मतलब इन दी एंड, अब 4 साल 5 साल के बाद। तो जो एक्चुअल रीजन था वो यही था कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का, कि ऐसे डोमेन के अंदर काम करना चाहिए जहाँ पे आपको कोई एक आपको जो है वो कोई फैसिनेशन हो, कोई आपको एप्लीकेशन करने के बाद रिजल्ट जो है वो आपको दिखें। बिकॉज एज अ मैथमेटिशियन जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि, क्योंकि आपको हमेशा से सब यही बोल रहे होते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होगा, तो आप जब उसको अप्लाई होते हुए देखते हो और आपको वो एक एप्लीकेशन उसकी फील होती है, तो वो बहुत डिफरेंट नौयत की फीलिंग होती है। वो शायद ऐसे किसी इंसान को भी नहीं समझ में आ सकती जो चीजों को सामने होते हुए देखता है, मतलब जिसके सामने रिजल्ट्स फौरन आ जाते हैं। हमें पता नहीं होता था, हम तो सिर्फ एक जहन में खाका बनाते थे कि ये एप्लीकेशन है, इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्लॉय हो सकता है, यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हो सकता। बट वो जो फीलिंग आई, वो उसने जो है वो पूरी तमाम चीजों को एक तरीके से डिस्टिंक्ट कर दिया। अब फिर जब मैंने ये जब देखता हूँ ना कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा, तो वहां पे हर चीज क्या होती है, डेटा ड्रिवन होती है। अब जब वहां पे डेटा ड्रिवन और डेटा ड्रिवन चीजों को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने अपने पूरा पीछे का जो एकेडमिक करियर है उसको कनेक्ट करवाया। मैंने कहा, आपने बेसिक फंडामेंटल लॉजिकल बैकग्राउंड तो पढ़ लिया, आपने ये भी देख लिया कि उसको अप्लाइड करवाने के बाद किस तरीके से पावर होता है, लेकिन स्टिल जो कंप्यूटेशनल पावर या डेटा आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास इससे ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर डेटा मौजूद है, तब आप क्या करोगे? तो वो जो सेकंड स्टेज थी एमएस अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें डेटा ड्रिवन बात की गई, मैंने स्टडी किया डेटा को। तो जब मैंने ये एनालिसिस किया कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा साइज है, तो मैं तो ये जो अभी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर रहते हुए तो वो कर नहीं सकता।
तो मुझे फिर डेटा ड्रिवन टेक्निक्स पढ़नी होगी, फिर मैं वहां से डेटा ड्रिवन टेक्निक्स की तरफ मूव किया। तो आप एक्चुअल के अंदर, अगर मैं अभी भी पढ़ता हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो हर डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा है। ऑल्दो चूंकि हम एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वहां तक हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स वैसे महसूस ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन कितनी ज्यादा है और इसके जो लॉजिकल बैकग्राउंड्स हैं वो आपको कितना ज्यादा हेल्प आउट करते सही। लाइक अभी इसके ऊपर एक मैंने एक बुक भी देखी है, लाइक फोर्थ पैराडाइम ऑफ साइंस, जिसको कहते हैं कि लाइक इट वाज फ्रॉम हैं। फर्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटेशन का दौर था, फिर वो थियोरेटिकल दौर, उसके बाद कंप्यूटेशनल दौर, और अब ये डेटा ड्रिवन दौर। तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है डेटा ड्रिवन। साइंस के अंदर भी डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा के साथ, क्योंकि अगर डेटा एनालिटिक्स को ही अगर हम एज अ फील्ड डिग डिग डाउन करें तो वो भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रखती है। लाइक इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन साइंटिफिक रिसर्च में भी है, क्योंकि साइंस इज कम्प्लीटली द साइंटिफिक मेथड इज बिल्कुल। कम्प्लीटली बेस्ड अराउंड डेटा। तो जितना ज़्यादा डेटा हमारे बिल्कुल। पास हमारी रियलिटी के बारे में है वो होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा जो मॉडल है वो मजबूत होगा। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ कनेक्ट कीजिएगा कि लाइक कोर जो है वो डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस की वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल। एज अ साइंटिफिक मेथड टूल यूज़ की जाती थी साइंस के अंदर, जिसमें डेटा की क्वांटिटी कम होती थी, लेकिन अब जब वो बड़े जी जी। कंप्यूटेशनल टूल्स के साथ लार्जर डेटा सेट्स के ऊपर काम करती है, तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स मशीन लर्निंग के साथ जब सिंक होते हैं तो ये एक डिफरेंट डायमेंशन लेते हैं, या लाइक मशीन लर्निंग इज अ सब पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? देखिए, मशीन लर्निंग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ही है। ठीक है। अब आप स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा डोमेन है। ठीक है। अब इतने बड़ा डोमेन है जिसके अंदर बात की डेटा की होती है। जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप पहले यूज करते थे, उनकी वैलिड उनको वो वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं आज भी। बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, आप उनसे रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करवाएंगे, लेकिन आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू हैं? ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो आप पहले पढ़ते हैं या जो पहले इंप्लीमेंट होते थे, वो एनालिटिकल बेस्ड है। एनालिटिकल बेस्ड होने का मतलब ये होता है कि वो एक लॉजिक की बेस के ऊपर किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर आप जब मॉडल्स को डिप्लॉय कर रहे होते हैं, आपके पास पैरामीटर्स होते हैं। आप पैरामीटर्स के अंदर आप उनकी ट्यूनिंग भी कर रहे होते हो, आप उसके अंदर जो है वो वेरिएशंस के अंदर भी लेकर आ रहे होते हो। तो होता ये है कि आपका जो भी मशीन लर्निंग का पूरा एक सिस्टम होता है, या मशीन लर्निंग का एक पूरा का पूरा रिजल्ट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। आप उसके लिए इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ उनकी वैलिडेशन हो जाए, तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसा, जब आप रिसर्च और साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, तो वहां पे ना वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सिर्फ ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स, प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आपके वो जो रिजल्ट्स जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं, जो आपने इवेलुएट किए हैं, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, वही रिजल्ट्स स्टैटिस्टिकली भी आप उससे जो है वो कंपेयर करवा के वैलिडेट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आउटडेटेड नहीं हो रहे, वो वहीं पर अपनी जगह पे इंटैक्ट है। मशीन लर्निंग क्या कर रही है, वो बेसिकली आपके, या डीप लर्निंग ने, या जो डेटा ड्रिवन टेक्निक्स हैं इन जनरल अगर आप बात कर लें, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से बढ़कर हम डेटा ड्रिवन टेक्निक्स की बात करते हैं। तो वो जो डेटा ड्रिवन टेक्निक्स हैं, वो स्टैटिस्टिकल आइडियाज की या स्टैटिस्टिकल मेथड्स की एक्सटेंशन है। तो जो फंडामेंटल्स हैं और जो बुनियाद है वो वही है, लेकिन जो उसकी एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, और उस फिर वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप उनको अब अलग से पढ़ते हो। मतलब पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी जमाने के अंदर एआई जो है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था।
बैचलर्स के अंदर, मास्टर्स के अंदर या पीएचडी के अंदर लोग सिर्फ उसके अंदर रिसर्च करते थे, एक टॉपिक था। अब वो एक फील्ड है, लोग उसके अंदर बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी फिर कर रहे हैं। पीएचडी तो खैर पहले भी उस टॉपिक के अंदर कर दिया करते थे, लेकिन एज अ बैचलर यानी इतनी बड़ी फील्ड हो गई itself। तो पहले तो आप बोलते थे सिर्फ कंप्यूटर साइंस, फिर उसमें से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग निकला, फिर उसमें से साइबर सिक्योरिटी निकला। ये एवोल्यूशन है। तो स्टैटिस्टिक्स की जो एवोल्यूशन है वो यहाँ पे आपको दिखने में मिलती है। लेकिन आ, हम जब ये बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा ड्रिवन टेक्निक्स, तो ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल चीजों का। मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। मैं आपको जैसे बताऊं कि पिछले 10 साल पहले, इन पाकिस्तान स्पेशली, मतलब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली 10 साल पहले से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया। ठीक है, पहले नहीं होता था, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत कम होती थी, लोग फील्ड स्पेसिफिक काम करते थे। फिर क्या होने लगा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होने लगी दुनिया में। तो खैर बहुत पहले से जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कंडक्ट हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो रिसर्चर्स थे वो प्योरली डोमेन स्पेसिफिक रिसर्च के ऊपर फोकस थे, बहुत ही कम थे जो कि इंटरडिसिप्लिनरी काम करते थे। फिर 10 साल पहले, या आप समझ लें कि 15 साल रख लें बल्कि, उसमें चेंज आया और लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च स्टार्ट। वहां पे ना आपके पास ये जो डेटा ड्रिवन टेक्निक्स है इनका बूस्ट आया, डेटा का साइज बढ़ा, डेटा की रिसोर्सेज बढ़ी। फिर जो आपके पास स्पेशली कोविड आया, कोविड के अंदर क्या हुआ, आप लोग और हम सब जो है वो घरों के ऊपर बैठे हुए थे, क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे थे थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो हुआ ये कि डेटा या जो रीच था, ट्रैफिक था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। वहां से पता चला डेटा की जो हैंडलिंग है उसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स की जरूरत है। तो वहां से ये एक बूम आ गया। आप पहले, काम तो बहुत पहले से हो रहा है, मतलब आप अर्ली टाइम से देखें एआई भी मौजूद है, अर्ली टाइम से डेटा ड्रिवन टेक्निक्स के ऊपर भी काम हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी हो रही है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज द बूम। कि वो जो बूम आया ना, उसके बाद से क्या होने लगा कि लोगों का जो इंटरेक्शन है या लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उस चीज के अंदर, उन टेक्निक्स के ऊपर, वो बढ़ने लगा। तो ये क्लोजली लिंक, क्या मैं तो पर्सनली फील करता हूँ एक्सटेंशन है। बिकॉज जब आप पढ़ते हो ना, आप लिटरली आप ये फील करोगे कि आप उसकी एक्सटेंशन को ही पढ़ रहे हो। आपकी पूरी जो पैटर्न रिकग्निशन, एक बहुत बड़ा डोमेन है एआई के अंदर, वो हम्म। पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आप उसके अंदर बाइजेन प्रोबेबिलिटी को जो है वो स्टडी कर रहे हो तो कम्प्लीटली, मतलब अगर आप उसकी कोई भी लिटरेचर उठाएंगे, आप उनको पढ़ना चाहेंगे, आप कोई बुक्स उठाएंगे जो कि आप पढ़ना चाहेंगे, तो बाकायदा तौर पर कोई 2-3 चैप्टर्स डेडिकेटेड होते हैं ऑन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड बाइजेन प्रोबेबिलिटी, या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जिसके अंदर जो है वो बाइजेन प्रोबेबिलिटी को स्टडी किया जा रहा हो। सही। सर, अभी तक का आपका जितना एनालिसिस हमारी कन्वर्सेशन चली है उसके अंदर हमने स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ मशीन लर्निंग और दूसरे एरियाज को भी एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से फाउंडेशंस इम्पोर्टेंट हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसको बिल्टअप करने के लिए। सर, मेरा भाई एक बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसमें एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का जो आपस में लिंक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। चूंकि अगर मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल साइड पे देखा जाए तो जो रिसर्च की जाती है वो रिसर्च साइलोज में क्यों रह जाती है, लाइक इन स्पेशली इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के वो जो रिसर्च है उसको प्रोडक्शनाइज करने के लिए या कमर्शलाइज करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, गवर्नमेंट की साइड से इश्यूज हैं, ये क्या वजह है कि हम उस चीज़ को प्रोडक्शनाइज नहीं कर पा रहे या उस चीज़ को मार्केट में लेके नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा काम, होता होगा, लेकिन ये एक बड़े लेवल के ऊपर ये चीज़, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हम रिसर्च में और हमारी जो R&D है और R&D से जो हमारा कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस है ये इतना स्लो क्यों है। देखिए, एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हमारे पास जो लोग हैं स्पेशली, ठीक है, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अकेडमिया अब जाकर इस थोड़ा सा उसने पेस पकड़ लिया है। मतलब अब हो रहा ये है कि अकेडमिया के अंदर जो लोग हैं वो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और ये जो इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन करवाना कि वो एक स्टार्टअप के अंदर कन्वर्टेबल हो, ये डायमेंशंस के ऊपर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। बहुत टाइम तक ये डायमेंशन नहीं थी। बिजनेसेस जो इंडस्ट्री होती थी
वो अट्रैक्ट नहीं होती थी आपकी अकेडमिया की तरफ। उसके बहुत सारे रीजन होते थे। जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर, जिस तरीके से, जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर से वो पास आउट होके आते थे, उनको पता होता था कि अगर हम जो है वो किसी एक यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारने के बाद आए हैं, और कोई बच्चा कोई स्टार्टअप जो है वो 4th ईयर के अंदर है, या कोई बच्चा अपना प्रोजेक्ट 4th ईयर में कर रहा है, तो दे यूज टू कंपेयर देमसेल्व्स विद द करंट स्टूडेंट्स। वो बोलते थे कि हम जब 4th ईयर के अंदर होते थे तो हमारी ये एक्सपर्टीज, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपर्टीज will be of this individual who is asking us for an R&D sponsorship, for a project sponsorship। तो वो माइंडसेट आपके पास क्या था, वो उसी तरह माइंडसेट के हिसाब से देखते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी ज्यादा अभी पिछले कोई 2-3 साल के अंदर इंडस्ट्री के साथ या इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहा है। इंडस्ट्री इज नाउ विलिंग टू कंट्रीब्यूट, दे आर इवन कमिंग टू यूनिवर्सिटीज, फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स, गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स। तो अब इसमें शिफ्ट आ रहा है। इसी जब चूंकि ये शिफ्ट आ रहा है, अब इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये क्या हो रहा है, एक एक उनके अंदर भी परसेप्शन आ रहा है कि बिकॉज इंडस्ट्री इज नाउ टेकिंग इंटरेस्ट, हमें अपने आप को, अपने करिकुलम को, अपने स्टूडेंट्स की स्किल्स को अलाइन करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। हमारे पास एक इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के कुछ लोग आए पैनल के अंदर, इंटरव्यू कंडक्ट किया उन्होंने, एक अपना जो है वो बूट कैंप स्टार्ट करने के। ठीक है, जब वो आए तो उन्होंने फिर कहा कि हमें बूट कैंप स्टार्ट करना है, हमें जो है वो ये हमारा प्रोसीजर है, आप इसको करवाइए। हमने वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाया। अच्छा, पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाने के बाद फिर उन्होंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए। इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने के बाद उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिए, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर ली। बट इन द मीन टाइम दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी। वो मुझे बता रहे थे कि देखें सर, ये जो चीजें हैं ना, ये दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी implemented and improve if you want your students to be part of the industry as soon as possible। ठीक है, अच्छा, वहां से जब मुझे पता चला कि अरे ये चीजें चाहिए, देन आई रियलाइज कि ओके, फिर मैंने अपने जो है वो चेयरपर्सन साहब हैं उनसे बात की, जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ बात की कि हम अगर ये कुछ पॉइंट्स इस बार इन करिकुलम के अंदर इंक्लूड करते हैं, इस बार अपने सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज में देर विल बी अ डिफरेंस, 5% डिफरेंस, 2% डिफरेंस, 3%, बट देर विल बी अ डिफरेंस। तो जो अब मैं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले कोई 1.5-2 साल से, तो आई एम हैविंग अ कंटिन्यूस सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री इन एवरी मैनर। हाँ, अलबत्ता एक प्रॉब्लम है, वो ये कि R&D के अंदर ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए देखो आपको चाहिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा। ठीक है, अब आप जिस सिस्टम के ऊपर इंडस्ट्री काम करना चाह रही है, ठीक है, उस सिस्टम को परचेज करने के लिए एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास बाज औकात पैसे नहीं होते। ठीक है, बाज औकात कुछ स्टूडेंट्स तो अपना काम कर रहे होते हैं, या वो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ होते हैं, इस तरह से वो मैनेज कर जाते हैं। बट मेजोरिटी ऐसी होती है कि वो टैलेंटेड होते हैं, बट स्टिल दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि वो उन चीजों को afford कर सके। जैसे अगर एक सिस्टम बनाना है जिसके अंदर जीपीयू रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक एल्गोरिथम टेस्टिंग है, उसके लिए जीपीयू रिक्वायर्ड है। जीपीयू आप नहीं कर पाते बाज़ औक़ात परचेज, आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप एक जीपीयू को परचेज कर सकें और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना सकें जो जीपीयू के ऊपर वर्किंग कर सकता है। तो R&D के अंदर लैकिंग है, क्योंकि शायद अभी वो ट्रस्ट डेफिसिट है मौजूद, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो इस पर कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद लोगों की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा गैप आ गया। हाँ, वो गैप आहिस्ता आहिस्ता करके रिड्यूस हो रहा है। शायद मैं आपसे 3 साल पहले बात कर रहा होता तो शायद मैं बोल देता, लेकिन मेरी अब अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने अभी इंडस्ट्री के लोगों के साथ चूंकि बात कर रहा हूँ, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इंडस्ट्री बहुत हेल्प कर रही है। हाँ, अलबत्ता अब हमारी अकेडमिया की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के स्किल्ड बनाएं कि वो R&D में भी हमें सपोर्ट, मतलब R&D सपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमें हमें हम वो ट्रस्ट उनके अंदर जो है वो पैदा करें एज एन अकेडमी, जिसकी कोशिश हो रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भरपूर कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स, we will have a similar kind of relationship in Pakistan between academy and industry,
दैट वी विल सी इन एनी अदर डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज वहां तो देखो फंड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल दूं कि स्पेन के अंदर एक लैब है। ठीक है, वहां पे जो प्रोफेसर है वो उनकी लैब है। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर हो जाते हैं, आफ्टर बीइंग अ प्रोफेसर, दे यूज टू हैव देयर ओन लैब बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ स्टडी। अच्छा, वो फिर क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेसर की लैब क्या करती है, वो क्योंकि कंप्यूटर विजन में काम कर रहे हैं, स्पेशली उनके डोमेन वो है, तो वो इंडस्ट्री को ना कंप्यूटर विजन के सिस्टम्स बना के दे, हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो भी हो। यानी वो लैब बेसिकली यूनिवर्सिटी लैब है, उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे एमएस पीएचडी और अपने रिसर्च को कर रहे होते हैं, पोस्ट डॉक कर रहे होते हैं, लेकिन इन द सेम टाइम दे आर ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द इंडस्ट्री। हमारे पास भी ऐसी लैब बनना शुरू हो गई हैं, और एंड दे विल डेफिनेटली प्रोवाइडिंग, और दे विल बी डेफिनेटली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द इंडस्ट्री इन द अपकमिंग in in 2 3 months or 6 months. So we will see a revolution in this domain as well. हाँ। सही आपने जो अभी इंडस्ट्री और, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि जितने भी एकेडमिक सर्कल्स हैं इस वक्त, और अभी मैं खुद भी ये देख रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के या बच्चे अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं या वो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, तो उनके अंदर ये रिस्क टेकिंग और खुद से काम करने की जो एक आप समझें कि मोटिवेशन है। लाइक पहले हमेशा लोग जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट में होते थे, जो पढ़ते भी थे तो वो ये सोचते थे कि भाई हमारी प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी के बाद कब कहाँ कैसे होगी क्या होगा। अब लाइक मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से ही जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपने रेवेन्यू को बनाने की के पीछे लग जाते हैं। और फिर जब वो ग्रेजुएट करते हैं या कुछ एक दो साल काम करके कहीं से सीख के वो जब एक स्केलेबल चीज उन्हें समझ आ जाती है, तो कहते हैं हाँ लाइक नाउ वी कैन बिल्ड अ बिजनेस मॉडल ऑन दिस, और हम इसको एक स्टार्टअप की शक्ल देकर या एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज छोटी सी बना के उसके बाद हम अपनी सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसके ऊपर भी काम कर सकता है। सर, आपका जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएट्स हैं, लाइक जो अभी इनरोल हुए हैं या होना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे, लाइक हाउ दे कैन manage their studies and work for the betterment of society in terms of their startups, businesses, और like whatever way वो रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन बस कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए किसी भी सेंस के अंदर। आपका उनके लिए क्या पैगाम है? लेकिन सबसे पहला जो मेरा पैगाम है ना, जो हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं या सेकंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे पहली बात ये होती है, आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर, स्पेशली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटीज में आइए, एडमिशन लीजिए, जिस डोमेन के अंदर भी आप आ रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप अगर किसी जगह पे किसी डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिला है, तो यू हैव दिस एबिलिटी टू डू एंड कंप्लीट दिस डिग्री। पहली बात ये होती है कि अपने अंदर इस बात को कॉन्फिडेंस रखना कि आपका चूंकि एडमिशन मिल गया है, तो आपके अंदर बेशक ये एबिलिटी होगी कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है इस सेंस में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, आपके पास बंच ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर। आप देख सकते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, यूट्यूब पे बहुत है, आपके पास मल्टीपल वेबसाइट से बहुत इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के दौर के अंदर लोग एक चीज को लैक करते हैं, वो है बुक रीडिंग। ठीक है। अच्छा, अब जब आप बुक नहीं पढ़ेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी कोर्स की किताबें पढ़िए, लेकिन प्लीज किताबें पढ़िए। क्योंकि जब आप किताबों को पढ़ेंगे, जब आप किताबों से चीजों को सीखेंगे, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। बिल्कुल। जब एक किताब तैयार की जा रही होती है या पब्लिकेशन फेज में होती है ना, तो वो मल्टीपल, आप समझ लीजिए कि स्टेप से गुजरती है, वो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, एडिटिंग हो रही होती है। स्पेशली अगर आप किसी अच्छे पब्लिशर्स की बुक को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो मल्टीपल फेजेस से गुजरती है, बहुत रिफाइंड होती है, उसमें नॉलेज बहुत कॉन्क्रीट होती है। तो आप अपने अंदर ना बुक रीडिंग की एबिलिटी डालिए। ये तो मैं कहता हूँ थ्रू आउट सारे के सारे बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं। इवन मैं खुद भी अपने आप में भी ये चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रीड बुक्स, बिकॉज अब बुक रीडिंग खत्म होती जा रही है। आप अगर ओवरऑल गौर करते जाएंगे, तो बुक रीडिंग की जो एक स्ट्रेंथ होती थी, जो लोगों का इंटरेस्ट होता था, वो कम होता जा रहा है। आप हार्ड कॉपी में बुक पढ़िए, ठीक है, और डिफरेंट बुक्स भी पढ़िए। सिर्फ आप जो है वो, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर बेहतरीन नहीं बनना। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपको जैसे बताऊं
कि वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। अब आप बहुत जबरदस्त हैं, आप बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, अगर आप एक स्टार्टअप के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि बच्चों के अंदर अब ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हम अपना स्टार्टअप करें, हम अपना स्टार्टअप लेके चलें, हम उसको डिजाइन करें और हम उसको जो है वो एक बिजनेस मॉडल बनाएं, और फिर इन दी एंड उनका ये टारगेट होता है कि वी विल हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट विल गिव अस समथिंग आउट ऑफ इट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात नहीं करनी है, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सीखना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आप उसमें अच्छे हैं ना तो आप अपना नाम बना लें। आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, डज नॉट मैटर, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम मैथ्स पढ़े में, ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे ना मैथ्स, जब हमारा एडमिशन हुआ था, एडमिशन से लेकर फाइनल ईयर तक, ईमानदारी की बात है कि शायद ही कोई एक शख्स होगा जिसने ये कहा था कि आप इसको करने के बाद सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा था, सारे के सारे लोग सिर्फ ये बोलते थे कि जनाब आप करोगे क्या, सिवाय पढ़ाने के आपके पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, और ये, और अच्छा, वो कोई पढ़ाने की बात कर रहे होते थे तो वो बोलते थे कि आप ट्यूशंस पढ़ाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, वो कोई अच्छी जगह पे पढ़ाने की भी आपको मोटिवेशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, इवन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको आप अपना एक समझ लीजिए कि आप मोटिवेशनल मेंटोर समझते थे, इवन उनसे भी बात हुई। ठीक है, उन्होंने भी जो है वो इवन इसी तरीके की डिमोटिवेशनल बात की थी। ऐसा नहीं है, आपका सब्जेक्ट आपने जो भी किया हो, अगर आप उसमें अच्छे हो ना, तो आपके लिए रास्ते बनते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको अच्छा बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, आपने अपनी एक्सपर्टीज को डेवलप करना है, अपने आप को इतना लेवल पे अच्छा बनाना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो खुद ब खुद। डिग्री आपकी किसी में भी हो, किसी टॉपिक पे भी हो, सही है। जैसे हम जब मैथ्स में थे तो हमें बोलते थे कि अब आप फॉरेन एमबीए कर लेना, वरना आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, एक सिंपल बात है, और ये आज भी कहते हैं लोग कि आप अगर जो है वो मैथ्स के अंदर डिग्री कर रहे होते हो तो आपको लोग बोल रहे होते हैं कि भाई आप इस डोमेन के अंदर काम कर लेना। ठीक है, तो ये आप मशवरा देना चाहिए, बिल्कुल दें आप, लेकिन आप बच्चे को देख के दें, सामने वाले को। हो सकता है कि उसकी वाकई में एनालिटिकल स्किल्स नहीं, लेकिन बिल्कुल। हो सकता है कि अगर उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा मैनेजर है, और उसकी लॉजिक फिलोसफी सब बड़ी स्ट्रांग है, देन डेफिनेटली दैट इंडिविजुअल शुड गो इनटू अदर डोमेन्स। वो तो जस्टिफाइड है, मतलब ये नहीं कि वो डोमेन में नहीं जाए किसी दूसरे, या आप उसको मशवरा नहीं दें, लेकिन डीमोटिवेशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्या अरे हम ये कर रहे हैं अब इसके बाद हमें क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। यू मेक श्योर दैट यू आर गुड इन वॉट एवर यू आर। अगर आप अच्छे हो, बहुत ज्यादा स्कोप है, बाहर भी लोग स्कोप है, इंटरनेशनली स्कोप है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बात करना सीखें आप। अगर आपको बात अच्छे तरीके से करनी आती है, आधे काम तो आपके वही हो जाते हैं। कि अगर बिल्कुल सर। आपको बात अच्छे से करनी आती है, अगर आपका इखलाक अच्छा है, अगर आपके अंदर जो है वो एथिक्स हैं, तो वो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि शायद हम समझते हैं कि अगर हमारे पास स्किल्स है ना, टेक्निकल स्किल्स हैं, तो दे आर इम्पोर्टेंट, यस दे आर इम्पोर्टेंट, बट मेरा सबके लिए जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स, I want you to make sure that you have a good communication skills, you have ethics, you have a respectful attitude towards everything else or towards everyone, ताकि आपके लिए रास्ते खुलें। तमीज से बात कीजिए, आप यकीन कीजिए एक बंदा आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा सिर्फ तमीज से बात करने के नतीजे। सिर्फ वो बोलेगा भाई ये बंदे ने, ये इस इंसान ने मुझसे तमीज से बात की है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस पे फोकस रखें, बुक रीडिंग करें, अपने ऊपर फोकस रखें, कॉन्फिडेंट रहें, एंड दिस इज ऑल व्हाट यू कैन डू। सही सर। थैंक यू सो मच सर। और अभी तक की क्या हमारी वेलकम। जितनी कन्वर्सेशन हुई वो बहुत फ्रूटफुल रही। उसमें जो जो चीज़ें थी वो मेरे ख्याल से जो भी इसको लिसनर्स देखेंगे सुनेंगे वो सब वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह ताला इस तरीके के सेशंस हम कंटिन्यू रखेंगे सर। आपको फिर एक दफ़ा